हाफ ईयरली एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते करते क्या आप थक चुके हो? टेंशन आ रहा है एग्जामिनेशन का या एग्जामिनेशन से डर लग रहा है? तो 10 से 15 मिनट का ब्रेक लीजिए और उस ब्रेक में इस वीडियो को जरूर देखेगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और साथ ही साथ आप पॉजिटिव भी जरूर फील करोगे। नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ एडुगाता में आप सबका स्वागत करता हूं और आज की वीडियो में हम लोग हाफ ईयरली एग्जामिनेशंस और उसकी प्रिपरेशंस के बारे में जानने वाले हैं। ये वीडियो क्लास 9th और क्लास 10th के बच्चों के लिए है और ये वीडियो सीबीएसई बोर्ड और स्टेट बोर्ड दोनों बोर्ड्स के बच्चों के लिए रहने वाला है। बोर्ड्स के बेसिस पे किसी भी तरह का भेदभाव मैं नहीं कर रहा हूँ। इस वीडियो में मैं आपको 10 से 15 दिन में पढ़ के 95% हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में कैसे लाते हैं, ऐसी चीज़ों को प्रमोट नहीं करने वाला हूँ, ठीक है? क्योंकि मैं ऐसी चीज़ों को मानता ही नहीं हूँ। बेसिकली हमारे हाथों में दो ही चीज़ें होती है। सबसे पहले कि प्रिपरेशन कितनी बढ़िया हम करें, यानी कि पढ़ाई कितने अच्छे से हम लोग कर रहे हैं। दूसरी चीज़ कि पेपर को कितने अच्छे से हम लोग अटेम्प्ट करके आ रहे हैं, पेपर को कितने अच्छे से लिख के आ रहे हैं, ठीक है? अगर आपकी प्रिपरेशन बढ़िया है, पेपर अपने अच्छे से लिखा है, तो मार्क्स अल्टीमेटली अच्छे ही आने वाले हैं, ठीक है? ऑन द अदर हैंड साइड आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं हुई है और उसके बेसिस पे आपके पेपर भी अच्छे नहीं गए हैं, पेपर भी अच्छे से लिख के नहीं आए, तो मार्क्स जो है वो अल्टीमेटली नीचे ही जाने वाले हैं। समझ में आ गया? और इस वीडियो को बेसिकली हम लोग दो कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले कैटेगरी में हाफ ईयरली एग्जामिनेशंस के बारे में कुछ पॉइंट्स, मेरे खुद के पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करने हैं, आपको बताने हैं और उन पॉइंट्स को आपको सुनना भी जरूरी है, वो मैं बताऊंगा। एंड सेकंड कैटेगरी में मैं आपको ये बताऊंगा कि इस प्रिपरेशन में हर एक सब्जेक्ट में कौन कौन सी चीजें आपको ध्यान रखनी है, मेजरली कौन कौन सी चीजों पे आपको ध्यान देना है। अब ये दोनों कैटेगरीज को सुनने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले कैटेगरी के साथ, जहां पर मैं कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूं जिनको जानना आपके लिए जरूरी है। सबसे पहले पॉइंट की अगर बात करें तो हाफ ईयरली एग्जामिनेशंस में आपको मजा आने वाला है। आप किस प्रकार की मजे की मैं बात कर रहा हूं, यहां पे मैंने फर्स्ट पॉइंट कहा है कि हाफ ईयरली एग्जामिनेशंस में आप बच्चों को मजा आने वाला है, आप एंजॉय करने वाले। व्हाई? बिकॉज सबसे पहले हाफ ईयरली एग्जामिनेशन टफ होगा, सेकेंड चीज हाफ ईयरली एग्जामिनेशन इंटरेस्टिंग रहने वाला है, एंड थर्ड चीज इज हाफ ईयरली एग्जामिनेशन से आप काफी कुछ सीखने वाले हो। सबसे पहले टफ इसलिए रहेगा, व्हाई? बिकॉज हाफ ईयरली एग्जामिनेशन फॉर 9th एंड 10th इंटेंशनली टफ रखा जाता है। अगर क्लास 9th की बात करूं तो जब 8th से 9th में बच्चे आते हैं तो वैसे ही उनका सिलेबस एक लेवल अप हो जाता है, वैसे ही उनका सिलेबस वास्ट हो जाता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट लगना स्टार्ट हो जाता है और उसके बेसिस पे जब पेपर सेट करेंगे तो पेपर उनको डिफिकल्ट ही लगने वाला है, हाफ ईयरली का भी और फाइनल एग्जाम भी क्लास 9th के लिए। और क्लास 10th की अगर बात करूं तो क्लास 10th का तो पेपर इंटेंशनली टफ सेट करा जाता है, ये बताने के लिए कि भाई साहब तेरा 10th का आधा साल निकल गया है, अब तेरे को पढ़ाई करना स्टार्ट करना पड़ेगा। पढ़ाई अच्छे से नहीं करेगा तो तेरे मार्क्स ऐसे ही कम आने वाले हैं। ये सारा सब कुछ सोच के इंटेंशनली 10th के बच्चों के लिए जो पेपर टफ निकाला जाता है। सेकेंड चीज इंटरेस्टिंग इसलिए रहने वाला है, वाई? बिकॉज ये हाफ ईयरली एग्जामिनेशन आपको टेस्ट करेगा। टेस्ट यानी कि आपकी जितनी भी पढ़ाई हो चुकी है अभी फिलहाल, ठीक है, 10%, 20%, 30%, 50% एग्जाम तक जितनी भी आपकी पढ़ाई हो जाएगी, उतनी पढ़ाई की बेसिस पे आप किस तरह से पेपर लिख रहे हो ये टेस्ट करेगा हाफ ईयरली एग्जामिनेशन। फिलहाल आपको किसी भी प्रकार का गाइडेंस नहीं दिया गया है, वाई? बिकॉज गाइडेंस आपको प्री बोर्ड्स में देंगे बोर्ड्स के बारे में, तो गाइडेंस के साथ आप बोर्ड एग्जाम लिखोगे या फिर प्री बोर्ड एग्जाम लिखोगे। फिलहाल हाफ ईयरली विदाउट एनी काइंड ऑफ गाइडेंस आप जब अटेम्प्ट करने जाओगे तो हाफ ईयरली एग्जामिनेशन आपको जरूर टेस्ट करने वाला है। तीसरी चीज आपको काफी कुछ सिखाने वाला है हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में। जैसे मैंने आपको कहा इंटरेस्टिंग है, व्हाई? बिकॉज वो टेस्ट कर रहा है और हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में आप काफी मिस्टेक्स करोगे। मिस्टेक्स प्रिपरेशन के टाइम में भी हो सकती है और मिस्टेक्स पेपर को सॉल्व करते समय या फिर पेपर को जब रिप्रेजेंट कर रहे हो तब भी काफी मिस्टेक्स हो सकती है। अब इन मिस्टेक्स को सुधारने के बाद ही आपके प्री बोर्ड्स अच्छे जाएंगे और बोर्ड्स अच्छे जाएंगे, इसलिए अभी जो मिस्टेक्स होने वाले हैं उन मिस्टेक से आप काफी कुछ जो है वो सीखने वाले हो। सेकंड पॉइंट की अगर बात करें तो सेकंड पॉइंट कहता है कि डोंट एम फॉर गुड मार्क्स। अच्छे मार्क्स के लिए एम मत करिएगा, अच्छी पढ़ाई अच्छी प्रिपरेशन के लिए एम करिएगा, बढ़िया प्रिपरेशन के लिए एम करिएगा। यह मैंने ब्रैकेट में लिखा है क्वालिटी इज ग्रेटर देन क्वांटिटी, यानी कि क्वालिटी का जो दर्जा है वो क्वांटिटी से ज्यादा होता है। क्वालिटी पढ़ाई इज मोर इंपॉर्टेंट देन क्वांटिटी पढ़ाई। 10 चैप्टर को पढ़ना है ठीक ठाक वे में, 100 वे में, जल्दी वे में, इज छोटा देन 6 चैप्टर को पढ़ना पूरे कंप्लीट तरीके से परफेक्टली पढ़ना, ताकि उन 6 चैप्टर्स में से किसी भी कॉर्नर में से किसी भी कोपरे में से एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है तो आप उसका आंसर सही दे सकते हो। इसीलिए जो भी पढ़ाई
कर रहे हो वो क्वालिटी के बेसिस पे पढ़ो, यानी कि पूरा अपना 100% दे के पढ़ो। उस चैप्टर को कंप्लीटली पढ़ो, ऊपर से नीचे से दाएं बाएं सारे जगह से एकदम अच्छे से पढ़ना है, पूरा निचोड़ के रखना है उन चैप्टर्स को जो भी चैप्टर्स आप पढ़ रहे हो। इसका मतलब ये नहीं बनता कि आप एक ही चैप्टर पढ़ के जाओगे और बोलोगे सर ने तो कहा था कि क्वालिटी पढ़ाई करना है इसलिए मैं एक ही चैप्टर पढ़ के आया हूँ। नहीं, आपको प्लान करना है, और क्या प्लान करना है मैं आगे आपको बताने वाला हूं। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। 100% सिलेबस में से 60% सिलेबस पढ़ना है, 40% सिलेबस को छोड़ देना है। अब ये क्या कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट रहने वाला है मेरे हिसाब से? नहीं। अब देखो, जो भी एक्सपीरियंसेस बच्चों ने लिए हैं, खुद जो मैंने खुद एक्सपीरियंसेस लिए जब मैं मेरे क्लास 10th में था, या फिर वो एक्सपीरियंसेस जो अभी के बच्चे ले रहे हैं, जो आपके सीनियर्स जिन्होंने लिए हैं हाफ ईयरली एग्जाम्स में, उसके हिसाब से मैं ये कहता हूँ कि अभी फिलहाल आप ऐसा एम रखो कि 60 to 70% ऑफ द सिलेबस ही मैं पढ़ने वाला हूँ। बाकी का जो 30 to 40% ऑफ द सिलेबस है उसको मैं छोड़ देने वाला हूँ। अब क्यों छोड़ देने वाला हूँ मैं 9th और 10th दोनों क्लास के लिए बताता हूँ। सबसे पहले 9th के बच्चों को मैं बताता हूँ, क्वालिटी जो पढ़ाई है उसकी आदत आपको डालनी पड़ेगी। समझो, फॉर एग्जांपल अभी हाफ ईयरली में आपके 10 चैप्टर्स है, एग्जाम्पल के बेसिस पे कह रहा हूँ, और आप 10 चैप्टर्स फटाफट कर रहे हो, ठीक है, कैसे भी करके पूरे 100% सिलेबस 10 चैप्टर्स अपने कर लिए। बट जब एग्जामिनेशन में आप जाते हो तो 10 चैप्टर के जो भी क्वेश्चंस आपको पूछे जा रहे हैं उसको आप ढंग से नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, पेपर को ढंग से सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, और आपके मार्क्स भी 100 आ रहे हैं, 60-70%। बट वही ऑन दी अदर हैंड साइड, अगर आप पूरे 10 चैप्टर में से 6 चैप्टर्स को परफेक्ट करके जाते हैं, 7 चैप्टर्स को परफेक्ट करके जाते हैं, और आपके 70 to 80% तक मार्क्स भी आ जाते हैं सिंसियरली पढ़ने के बाद, तो ये जो हैबिट आपने लगाया है 9th स्टैंडर्ड में, यही हैबिट आपकी 10th स्टैंडर्ड में कैरी फॉरवर्ड होगी, और इसी हैबिट की वजह से आपकी पढ़ाई अच्छी होने वाली है, आपकी प्रिपरेशन अच्छी होने वाली है, और अल्टीमेटली आपके पेपर अच्छे जाने वाले हैं, जिसकी वजह से आपके मार्क्स बढ़िया आ सकते हैं, ठीक है। और 10th के बच्चों के लिए कहता हूं, नो डाउट आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूरा का पूरा सिलेबस पूछने वाले। अभी अगर आप 10 चैप्टर को रश करते हो, उसके बाद हाफ ईयरली एग्जामिनेशन के बाद आपको पता है कि मैंने 10 चैप्टर को रश किया, आप हाफ ईयरली के बाद अगेन 10 चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करोगे। वाई? बिकॉज यू नो कि मैंने ये जल्दबाजी में पढ़े हैं, ध्यान दे के नहीं पढ़े हैं, मुझे फिर से पढ़ना पड़ेगा। अब ये जो फिर से पढ़ने के लिए जो टाइम इन्वेस्ट करोगे वो टाइम ज़ाया नहीं जाना चाहिए। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि 60 to 70% ऑफ द सिलेबस एकदम परफेक्ट पढ़ना है, पूरा निचोड़ के रखना है, ताकि इस सिलेबस में से कुछ भी आपको पूछा जाएगा आपको इजीली आ जाना चाहिए। और बाकी का 30 to 40% सिलेबस छोड़ना है, यानी कि क्या, पढ़ना नहीं है, बट उस चैप्टर के बारे में आपको जो भी पता है, यूजुअली अपने क्लास में सुना है, अपने फ्रेंड्स के साथ सुना है, अपने क्लासेस में सुना है, ट्यूशन क्लासेस में, या फिर किसी वीडियो में, ऑनलाइन लेक्चर में आपने सुना होगा, तो उसके बेसिस पे जितना आपको आ रहा है उतना सब कुछ लिख के आना है, ठीक है। एट द एंड जो आपके मार्क्स आएगा वो आपके मेहनत के मार्क्स रहने वाले हैं। पेपर तो 100% पूरा लिख के आना है, बट पढ़ाई इतना सिंसियर करके, आपको सिंसियरली यानी कि पूरा परफेक्ट करके जाना है। परफेक्ट यानी बहुत ज़्यादा परफेक्ट, निचोड़ना है पूरा। अगले पॉइंट की बात करें, रिमेनिंग टाइम इज इनफ फॉर मी। ये स्टेटमेंट अपने ब्रेन को बार बार बताना है, क्योंकि अभी क्या होगा, कुछ बच्चों के हाफ ईयरली एग्जामिनेशन जल्दी आ रहे हैं, तो उनको ये डर रहता है कि भाई 20 दिनों में मेरी एग्जाम्स है, भाई 15 दिनों में मेरी एग्जाम्स है, भाई एग्जाम्स के लिए बस 10 दिन बाकी है, बस 9 दिन बाकी है, बस 8 दिन बाकी है। ये जो सब आप कर रहे हो ना, ये जो आप जो प्रेशर ले रहे हो, जो स्ट्रेस ले रहे हो, इसके वजह से जो पढ़ाई, जो क्वालिटी पढ़ाई, जो मैं बोल रहा हूं ना, जिस तरह से आपको प्रिपेयर करना है, वो बिल्कुल भी होने नहीं वाला है। इसीलिए सबसे पहले आपके ब्रेन को बोलो कि देख भाई, मुझे 60 to 70% ऑफ द सिलेबस ही ढंग से पढ़ना है, इसीलिए जितना भी टाइम मेरे लिए अभी मेरे पास बाकी है वो टाइम मेरे लिए इनफ है, ठीक है। मैं स्ट्रेस आउट नहीं होने वाला हूँ टाइम के लिए। वाई? बिकॉज मुझे पता है 60 to 70% ऑफ द सिलेबस मुझे अच्छे से कवर करना है, तो मेरे को स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है। जितना भी दिन जितने भी दिन बाकी है एग्जामिनेशन के लिए, उतने दिन मेरे लिए काफ़ी है प्रिपरेशन के लिए। समझ में आ गया? अगला पॉइंट ये कहता है कि टीचर्स के VIP क्यूज या फिर PY क्यूज या फिर क्वेश्चन बैंक को इग्नोर मत करना। अब ये माना, मैंने आपको कहा कि टीचर्स इंटेंशनली पेपर डिफिकल्ट सेट करते हैं, बट ऑन दी अदर हैंड साइड टीचर्स आपको हेल्प भी करना चाहते हैं थ्रू सम वेज।
ठीक है। उसमें से कुछ पद्धत ऐसी होती है कि टीचर्स आपको जब लेसन्स पढ़ा रहे होते हैं, चैप्टर्स पढ़ा रहे होते हैं, क्लासेस ले रहे होते हैं, तब आपको कुछ वीआईपी क्यूज यानी कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देते हैं हर चैप्टर्स की, कि ये क्वेश्चंस को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरह आप मार्क कर लीजिए, ठीक है। या फिर पीवाई क्यूज दे सकते हैं, यानी कि अर्लियर हाफ ईयरली एग्जामिनेशंस में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो भी आपको कभी कभार एग्जामिनेशन से पहले क्लास में पढ़ाते समय दे सकते हैं। या फिर किसी प्रकार का क्वेश्चन बैंक भी अगर प्रोवाइड करते हैं, तो इन सारे चीज़ों को तो बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है। इनमें से क्वेश्चंस आने की बहुत ज़्यादा क्या बोल सकते हैं, मतलब गारंटी आप बोल सकते हैं, फिर आ सकते हैं, तो इनको इंपॉर्टेंस देना है, इग्नोर बिल्कुल भी मत करना है, इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना है। वाई? बिकॉज आप 60 to 70% तो पढ़ ही रहे हो, उसके बाद आप ये क्वेश्चन बैंक, ये वीआईपी क्यूज या फिर ये जो पीवाई क्यूज है, इनको भी प्रिपेयर कर लेते हो, तो प्रिपरेशन में चार चांद लगने वाले हैं। सॉरी फॉर दिस काइंड ऑफ थिंग, ओके। नेक्स्ट पॉइंट इज होमवर्क, असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स को इग्नोर कर दो। जी हाँ, आपके जो भी होमवर्क्स अभी के पीरियड में आपके पास आ रहे हैं, हर एक सब्जेक्ट के जो भी असाइनमेंट्स आपको टीचर्स दे रहे हैं, या फिर जो भी प्रोजेक्ट वर्क आपको आ रहा है, आपको असाइन किया जा रहा है, वो सारे चीज़ों को सिंपली इग्नोर कर देना है, सिंपली भूल जाना उसके बारे में, ठीक है। अगर इन सारे चीज़ों में, होमवर्क्स में, असाइनमेंट्स में, प्रोजेक्ट्स में आपके 3-5 मार्क्स कट भी जाते, इट्स ओके। वाई? बिकॉज आपका जो 70% जो 60% प्रिपरेशन है, ये हाफ ईयरली एग्जामिनेशन है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वाई? बिकॉज इसी की बेसिस पे आपकी अगली प्रिपरेशन यानी कि प्री बोर्ड्स की प्रिपरेशन, 10th की प्रिपरेशन, जो भी बच्चे 9th में उनकी 10th की प्रिपरेशन, जो भी बच्चे 10th में उनकी प्री बोर्ड्स और बोर्ड्स की प्रिपरेशन डिपेंड करता है। कितना अच्छा आप हाफ ईयरली में करते हो, उससे ज़्यादा मतलब उसके मार्क्स से, फिर उस एग्जामिनेशन से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने वाला है। इसीलिए फिलहाल तो आपको जो है वो हाफ ईयरली एग्जामिनेशन पे कॉन्सेंट्रेट करना है, उसके प्रिपरेशन पे कंसंट्रेट करना है, कितने बढ़िया तरीके से आप प्रिपेयर कर सकते हो, इस चीज पर आपको कंसंट्रेट करना है। तो सिंपली आप इन चीजों को डायरेक्टली इग्नोर कर दो, ठीक है। अगर नहीं हो सकता है, इग्नोर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो किसी का हेल्प ले लो, अपने भाई का, अपने बहन का, मम्मी पापा का भी हेल्प ले लो, या फिर कोई दोस्त है फ्रॉम अदर स्कूल, फ्रॉम अदर बोर्ड, उनका, या फिर कोई आपको जो कोई जूनियर या फिर आपको कोई सीनियर भी है 11th में, 12th में, फिर 8th 9th में, तो उनका हेल्प लीजिए ये असाइनमेंट या फिर होमवर्क कंप्लीट करने के लिए। बट मोस्ट प्रोबेबली आप इसको इग्नोर ही कर दे। समझ में आ गया? लास्ट पॉइंट कहता है इक्वल इंपॉर्टेंस टू ऑल सब्जेक्ट्स, और वो भी जरूरी है 9th के बच्चों के लिए। सबसे पहले ये पॉइंट कहता हूं कि 10th में यूजुअली जो बच्चों को मार्क्स कम आते हैं, वो मार्क्स ओवरऑल कम इसलिए आते हैं, वाई? बिकॉज वो बच्चे ज्यादातर मैथ्स में, साइंस में, ये 2 सब्जेक्ट से फिर एसएसटी पे ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं। जहाँ पर अगर मैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के बच्चों की बात करूँ तो 3 लैंग्वेजेस होते हैं, और सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए 2 लैंग्वेजेस होते हैं। तो ये लैंग्वेजेस पे मोस्ट प्रोबेबली जो एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं, अबव एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं, लैंग्वेजेस पे उनका कमांड कम होता है, इसकी वजह से लैंग्वेजेस में मार्क्स यूजुअली कम आते हैं। तो ये चीज़ आपको नहीं दोहरानी है बोर्ड एग्जाम्स में, इसीलिए 9th के बच्चों को अभी से सारे सब्जेक्ट्स को इक्वल इंपॉर्टेंस देना जरूरी है। और इस प्रिपरेशन में, हाफ ईयरली की जो प्रिपरेशन है, इसमें भी आपको सारे सब्जेक्ट्स को साथ में लेके चलना है, 2 लैंग्वेज हो, 3 लैंग्वेज हो, और बाकी के जितने भी सब्जेक्ट्स है एसएसटी में, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सारे सब्जेक्ट्स को आपको जो है वो इक्वल इंपॉर्टेंस देना है। हाँ, आप एक चीज कर सकते हो कि जो भी सब्जेक्ट आपका ज्यादा ही वीक है, उसको आप एडिशनल टाइम दे सकते हो। वो साइंस भी हो सकता है, वो मैथ्स भी हो सकता है, वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, कोई भी एक लैंग्वेज भी हो सकता है। जो भी सब्जेक्ट आपका वीक है उसके लिए एडिशनल टाइम आप निकाल सकते हो, 1-1.5 घंटे का, अगर आपसे पॉसिबल है। वरना बाकी तो आपको सबको इक्वल इंपॉर्टेंस देना है। अभी जितना भी बचा 15-20 दिन जो भी है टाइम आपका, उस टाइम में आपको सारे सब्जेक्ट्स को इक्वल इंपॉर्टेंस देना है, तभी आपका ओवरऑल पढ़ाई अच्छी होगी, सारे पेपर्स अच्छे जाएंगे, और जिससे आपका जो ओवरऑल स्कोर है वो बढ़िया आ सकता है। अब हम लोग सेकेंड कैटेगरी की बात करते हैं, जहां पर मैं आपको सब्जेक्ट वाइज कुछ चीज़ें बताने वाला था। कुछ चीज़ें यानी कि ऐसी चीज़ें जिनको ध्यान में रखना जरूरी है जब आप इन सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर कर रहे होते हो, या फिर जब आप प्रिपेयर कर रहे हो अभी फिलहाल एग्जामिनेशन के लिए। सबसे पहले चीज़, मैथमेटिक्स की अगर बात करें तो अपने हिसाब से 60% सिलेबस को परफेक्टली कंप्लीट करो अपने हिसाब से। व्हाट डू वी मीन बाय अपने हिसाब से? आप देखो, हर एक सब्जेक्ट, मतलब हर एक जो बच्चा पढ़ रहा है मैथमेटिक्स, हर एक बच्चे की मैथमेटिक्स पढ़ने की कैपेबिलिटी अलग है, ठीक है, उसका ग्रास्पिंग पावर अलग है, ठीक है। जितने भी चैप्टर्स आपके सिलेबस में दिए हैं,
उन चैप्टर्स में से आपके हिसाब से कौन से चैप्टर्स, कौन से 60% ऑफ द चैप्टर्स या फिर 60% ऑफ द सिलेबस को आप एकदम बढ़िया तरीके से पूरा 100% कंप्लीट कर सकते हो। 100% यानी कि अगर 6 चैप्टर्स है 10 चैप्टर्स में से, तो ऐसे कौन से 6 चैप्टर्स है जिसको पूरे अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो, अपना 100% दे के पढ़ सकते हो। वो चैप्टर्स को, वो सिलेबस को आपको पहले तो साइड में रखना है और उसको कंप्लीट करने के लिए या फिर उनको प्रिपेयर करने के लिए, अच्छा करने के लिए आपको मतलब उस सिलेबस को कंप्लीट करना है और उसके पीछे आपको भागना है, दौड़ना है। सेकंड चीज इज प्रैक्टिस 20 क्वेश्चंस डेली एट एनी कॉस्ट। अब मैंने आपको कहा 60% सिलेबस कर दो, ठीक है, तो आपके हिसाब से जो भी चैप्टर्स आपने सिलेक्ट किए हैं उनको पढ़ना तो जरूरी है ही है, कंप्लीट करना जरूरी है ही है, ठीक है। अब आपको हर रोज की बेसिस पे 20 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब ये जो स्टूडेंट बहुत बढ़िया कर रहा है, एवरेज स्टूडेंट है, बिलो एवरेज है या फिर अबव एवरेज है, किसी भी टाइप का स्टूडेंट हो, हर एक स्टूडेंट को 20 क्वेश्चंस डेली बेसिस पे मैथमेटिक्स के सॉल्व करने हैं। एग्जामिनेशन आने तक कोई भी दिन हो, संडे हो, मंडे हो, ट्यूसडे हो, आप कहीं बाहर गए हो, किसी की शादी में गए हो, आई डोंट केयर, बट आपको घर आने के बाद 20 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के सॉल्व करने जरूरी है। वाई? बिकॉज अगर मैं देखने जाऊं तो 95% ऑफ द बच्चों को जो है वो मैथमेटिक्स थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होता है या फिर वो डिफिकल्टी या फिर प्रॉब्लम्स फेस कर रहे होते हैं। और मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम्स को अगर आपको हटाना है, डिफिकल्टी को अगर हटाना है, तो एक ही चीज़ है, उनके क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। अब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस एक दिन में तो प्रैक्टिस नहीं कर सकते, इसलिए कंसिस्टेंटली थोड़ा 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 हर रोज आपको करना है। दैट इज 20 क्वेश्चंस हर रोज की बेसिस पे आपको करना है एंड दैट इज मैंडेटरी फॉर ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स जो एम कर रहे हैं कुछ बड़ा करने का, कुछ अच्छा करने का। नेक्स्ट इज टेक्स्ट बुक पूरा सॉल्व हो जाना चाहिए। अब मैंने यहाँ पे कहा आपको कि 60% ऑफ द सिलेबस आपका कंप्लीट होना है, मतलब जो भी 60% ऑफ द सिलेबस आप प्लान कर रहे हो उसको कंप्लीट करो, ठीक है। अब वो 60% ऑफ द सिलेबस कंप्लीट करने की जो बात कर रहा हूँ, 60% ऑफ द सिलेबस को कंप्लीट करना यानी कि वो जितने भी चैप्टर्स आ रहे हैं 60% सिलेबस में, उन चैप्टर्स के टेक्स्ट बुक में दिए गए सॉल्व्ड एग्जांपल्स, टेक्स्ट बुक में दिए गए एक्सरसाइजेस, ऑप्शनल एक्सरसाइजेस, स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए भी कह रहा हूँ, सारे सॉल्व्ड एग्जांपल्स और एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस, हॉट्स के क्वेश्चंस, जितने भी क्वेश्चंस है, सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना, पूरे टेक्स्ट बुक को निचोड़ देना इज मिनिमम, यानी कि उतना तो आपको करना ही करना है। मतलब आपको अगर पूछे कि आपका क्या 60% ऑफ द सिलेबस मैथ्स का कंप्लीट हुआ है, तो आपका मिनिमम टेक्स्ट बुक 60% का तो कंप्लीट हो जाना चाहिए। और अभी भी कुछ बच्चे जो सिंसियर है, कुछ ज़्यादा ही पढ़ाकू है, अगर उनका टेक्स्ट बुक भी जल्दी से कंप्लीट हो जाता है जितना मैंने आपको कहा, तब आप आपके PYQs के लिए जा सकते हो। अब PYQs यूजुअली आपके रेफरेंस बुक्स में आपको पता चल जाएगी कि कितने सालों में ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है या फिर कौन सा क्वेश्चन कौन से साल में पूछा है। जो भी PYQs है उनको सॉल्व करने की ट्राई करो, प्रैक्टिस करते रहो, बट मिनिमम मैंने आपको कहा टेक्स्ट बुक को पूरा निचोड़ देना है। टेक्स्ट बुक ही फिलहाल आपका देवता रहने वाला है, इसलिए उसको भूलना नहीं है, उसको इग्नोर बिल्कुल भी करना नहीं है। टेक्स्ट बुक छोड़ के बाकी बुक्स में से पढ़ता हूँ, नहीं, ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी रहने वाली है। सबसे पहले तो आपको टेक्स्ट बुक को इंपॉर्टेंस देना है और पूरे टेक्स्ट बुक को निचोड़ लेना है। जितना भी 60% में आपके चैप्टर्स आ रहे हैं उन सारे चैप्टर्स को, समझ में आ गया। अगर मैं बात करूँ साइंस सब्जेक्ट की, तो साइंस आपको पता है कि पूरा का पूरा कंसेप्ट बेस्ड रहने वाला है। सबको पता है कि साइंस एक कंसेप्ट बेस्ड सब्जेक्ट है, यानी कि आप जितने बढ़िया तरीके से कंसेप्ट को समझते हो और जो कुछ भी आपने समझा है उसको कितने बढ़िया तरीके से आप प्लॉट करते हो, लिखते हो, उसके बेसिस पे ही आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। एक लड़का है, एक स्टूडेंट है जिसको सारा सब कुछ आता है, सारा सब कुछ पता है, सारे कंसेप्ट उसको अच्छे से दिमाग में फिट है, बट वो अगर उसको अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं कर पाता है तो अल्टीमेटली उसके पेपर में मार्क्स कम आने वाले हैं, ठीक है। बट एक ऐसा स्टूडेंट है जो सोशल स्टूडेंट है, उसको कंसेप्ट ठीक ठाक आते हैं, बट वो पेपर में जब रिप्रेजेंट करता है वो बहुत बढ़िया तरीके से रिप्रेजेंट करता है, उसको जो भी पता है वो एकदम अच्छे फॉर्मेट में लिखता है, उसको पता है कि किस फॉर्मेट में लिखने से टीचर्स इंप्रेस होते हैं, फिर यूजुअली मार्क्स अच्छे देते हैं, तो वो स्टूडेंट को यहाँ पे मार्क्स जो है वो ज़्यादा मिलने वाले हैं। यानी कि कंसेप्ट को समझना तो इंपॉर्टेंट है ही है, क्योंकि कंसेप्ट बेस्ड है पूरा साइंस आपका, ठीक है। इसमें कुछ भी लर्न वन करके कुछ होने नहीं वाला है, ठीक है। लर्न करके तो आप आधे मार्क्स भी नहीं ला पाओगे, जितना भी टोटल है उसके आधे भी आपके नहीं आने वाले लर्न करने से। इसलिए कंसेप्ट बेस्ड है, कंसेप्ट को समझना, ढंग से समझना और उसको रिप्रेजेंटेशन करने की प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सेकेंड चीज इज केमिस्ट्री के नोट्स, केमिस्ट्री में नोट्स प्रेफर करें। अब देखो, केमिस्ट्री एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है,
ठीक है। अब केमिस्ट्री को समझना पड़ेगा, अभी मैंने बोला कंसेप्ट बेस्ड है। अब केमिस्ट्री यूजुअली बुकिश लैंग्वेज अगर आपको समझ में नहीं आती है तो ऐसा कोई बुक जिसमें सिंपल लैंग्वेज में दिया हो या फिर किसी के नोट्स। अब यूजुअली एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आपको काफ़ी यूट्यूबर्स जो है वो नोट्स प्रोवाइड कर रहे होंगे, आपके ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भी आपको नोट्स प्रोवाइड कर रहे होंगे। उन नोट्स को रिफर करना बहुत ज़रूरी है। वाई? बिकॉज उन नोट्स में शॉर्टकट्स दिए होते हैं और जो कुछ भी दिया है, रिएक्शन दिया है, डेफिनेशन दिया है, वो सिंपलर लैंग्वेज में दिया जाता है जो कि आपको जल्दी से जल्द समझ में आए। तो उन चीज़ों को फॉलो करना। टेक्स्ट बुक अगर समझ में नहीं आ रहा है तो उसमें टाइम वेस्ट मत करो फॉर केमिस्ट्री, आई वुड से, ठीक है। नेक्स्ट इज फिजिक्स में थियरी बेस्ड चैप्टर्स पर फोकस करें। फिजिक्स में आपके न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर्स होते हैं, थ्योरी बेस्ड चैप्टर्स होते हैं, मैंने आपको कहा था। अब जो थ्योरी बेस्ड चैप्टर्स है उस पर फोकस करिएगा और उनके डायग्राम्स पे भी फोकस करिएगा। वाई? बिकॉज थ्योरी बेस्ड चैप्टर्स में आपको ज़्यादा लिखना होता है, ठीक है। न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर्स पे क्या करना है आगे मैं कहता हूँ, बट फिलहाल आपको ये समझना है कि थ्योरी बेस्ड चैप्टर्स कितने हैं, ठीक है। उनमें से ऐसे कौन से कंसेप्ट्स हैं जो यूजुअली पूछे जाते हैं, उनको ढंग से पढ़ना है, समझना है, डायग्राम्स को ढंग से समझना है और लिख कर प्रैक्टिस करना है, ठीक है। दो चीजें मैंने आपको यहां पे कही थी इस पॉइंट में, कंसेप्ट को समझना और उसको रिप्रेजेंट करना। ये दोनों चीजों की जब आप प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस कंसेप्ट समझने के लिए आपके पास बहुत सारे रिसोर्सेज है, आप ऑनलाइन लेक्चर्स, वन शॉट लेक्चर वगैरह वगैरह देख सकते हो, बट जो रिप्रेजेंटेशन है वो प्रैक्टिस के साथ ही बढ़िया होने वाली है, ठीक है। आप देख के जाओगे और बोलोगे हाँ मैंने देख लिया किस तरह से रिप्रेजेंट करना है, मैं जाके पेपर में रिप्रेजेंट करता हूँ, इस चीज से नहीं होने वाला है। यू हैव टू प्रैक्टिस दैट थिंग। समझ में आ गया? नेक्स्ट, 10 न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस डेली। मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चंस कर रहे थे, साथ में 10 न्यूमेरिकल्स हर रोज प्रैक्टिस करना है जब तक आपका एग्जाम नहीं आता है। आज से एग्जाम आने तक 10 न्यूमेरिकल्स फिजिक्स के, यानी कि फिजिक्स में जितने भी चैप्टर्स आपको पूछे जा रहे हैं उनके न्यूमेरिकल्स आपको प्रैक्टिस करना है। अब न्यूमेरिकल्स एक ऐसी चीज है ना जिसमें आप बहुत ईजिली मार्क्स स्कोर कर सकते हो, ठीक है। स्टेप वाइज जाना है, फॉर्मूला सही लगाना है, उसमें वैल्यूज सही से डालनी है, कैलकुलेशन अगर सही करते हो तो फाइनल आंसर सही आएगा। फाइनल आंसर एक बार सही आता है तो फुल मार्क्स आपको मिल जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो न्यूमेरिकल्स जितने भी चैप्टर्स आपको दिए, अब उसमें आप भेदभाव मत करना कि 60% चैप्टर 30% छोड़ देता हूँ, 60% पढ़ता हूँ, नहीं। न्यूमेरिकल्स बहुत ईजी होते हैं। जितने भी चैप्टर फिजिक्स के आपके सिलेबस में हैं सारे चैप्टर्स के 10-10 न्यूमेरिकल हर रोज करना है, ठीक है। कोई भी चैप्टर उठाओ, 10 न्यूमेरिकल आज करना ही करना है एट एनी कॉस्ट, कितने भी रात को देर हो जाए, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, कुछ भी हो जाए, बट 10 न्यूमेरिकल्स डेली करना है। जब मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चंस कर रहे हो तब ये 10 क्वेश्चंस भी करना जरूरी है। वाई? बिकॉज न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस के साथ बेटर और बहुत बढ़िया होते जाते हैं, बहुत मक्खन की तरह आप सॉल्व करोगे जब पेपर में पूछा जाएगा। नेक्स्ट इज बायोलॉजी। अब बायोलॉजी की बात करते हैं। बायोलॉजी तो पता है आपको बहुत बड़ा होता है, बायोलॉजी में लिखना भी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, और बायोलॉजी में समझना भी बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ने वाला है। बायोलॉजी में सबसे पहली एक चीज़ है, ऐसे बुक को रिफर करो जिसमें सिंपलर लैंग्वेज में आपको दिया गया है, ठीक है। यूजुअली शॉर्ट नोट्स को प्रीफर करना, बट रिवीजन के टाइम पे मेन जब आप पढ़ रहे हो, अगर आपको एनसीईआरटी नहीं समझ में आ रही है, फिर महाराष्ट्र बोर्ड के बच्चों के लिए तो आपके बुक में अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसा कोई आर्टिकल पढ़ो, इंटरनेट पे मिल रहा है जहाँ पे सिंपलर लैंग्वेज में दिया है, या फिर ऐसा कोई नोट्स है जहाँ पर सिंपलर लैंग्वेज में दिया है, उन नोट्स को, उस बुक को पढ़ो ताकि आपको चैप्टर पूरा का पूरा जो है वो दिमाग में बैठ जाए। जब आप ये पढ़ाई मतलब ये जब आप पढ़ना कर लेते हो, आपको सारे कंसेप्ट जब आप पढ़ते हो आपके दिमाग में बैठ जाता है। अब उन कंसेप्ट को मेमोराइज करने के लिए, बार बार रिवाइज करने के लिए यू हैव टू टेक द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट्स, माइंड मैप्स और शॉर्ट नोट्स। इनके मदद से पूरा का पूरा बायोलॉजी आपके दिमाग में समराइज हो जाना चाहिए। पूरे के पूरे चैप्टर्स का ओवरव्यू आपके दिमाग में रहना चाहिए विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट्स, माइंड मैप, शॉर्ट नोट्स, ताकि किसी भी कॉर्नर में से, एक चैप्टर के किसी भी कॉर्नर में से अगर क्वेश्चन पूछा जाता है, किसी भी कंसेप्ट के किसी भी कॉर्नर में से क्वेश्चन पूछा जाता है, आप उसका आंसर सही से लिख पाओ, सही फॉर्म में लिख पाओ। ये तभी होगा जब आपको सारे चीज़ों का ओवरव्यू आपके दिमाग में होगा, और वो ओवरव्यू जो है ये 3 चीज़ों की मदद से आपके दिमाग में रह सकता है। तो इन चीज़ों की अवेलेबिलिटी अगर हो जाती है तो बहुत बढ़िया है। अभी फिलहाल खुद शॉर्ट नोट्स बनाते मत बैठो, जो आपके पास अवेलेबल है, जो अवेलेबल हो रहा है ऑनलाइन ऑफलाइन से, उनकी मदद लो और पढ़ाई शुरू करो, या फिर पढ़ाई अगर शुरू की और बेहतरीन तरीके से उसको कंटिन्यू करो। समझ में आ गया आपको?
हम लोग बात करें सोशल स्टडीज़ की, जिसमें हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स ये सब्जेक्ट सबके रहने वाले हैं। सोशल स्टडीज़ ज़्यादा बर्डन लेना नहीं है, ठीक है। सोशल स्टडीज़ एक कला है, ठीक है। सोशल स्टडीज़ को ट्रैक करना, सोशल स्टडीज़ को पार करने की एक कला है। सबसे पहले तो फाइंड द सोर्स। किस सोर्स की मैं बात कर रहा हूँ? एक ऐसा सोर्स फाइंड कीजिएगा सोशल स्टडीज़ में जिससे पूरा चैप्टर आपको समझ में आए, ठीक है। वो कोई एक रेफरेंस बुक हो सकता है, किसी बढ़िया टीचर का वन शॉट लेक्चर यूट्यूब पे हो सकता है, या फिर आपके कोई ट्यूशन टीचर हो जो बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाते हैं, उनका क्लास अटेंड करना जिसमें आपको पूरा चैप्टर समझ में आए, या फिर आपके स्कूल के टीचर्स भी अगर अच्छे पढ़ा रहे हैं तो उनका क्लास अटेंड करना, उनका अगर एक्स्ट्रा क्लास वगैरह तो वो भी अटेंड करना। बट एक ऐसा सोर्स ढूंढना जो भी आपके चैप्टर्स है, चैप्टर्स पूरे आपको समझ में आ जाने चाहिए, ठीक है। सोशल स्टडीज पूरी लिखने की कला है। जो भी आपको समझ में आया है उसमें आपके कीवर्ड्स जो है हर टॉपिक्स पर, वो कीवर्ड्स आपको ध्यान में रखने हैं, वो कीवर्ड्स आपके दिमाग में रहने चाहिए। कीवर्ड्स एक बार आ जाते हैं, फिर उसके बाद डिस्क्रिप्टिव लिखने की कला। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में कैसे लिखना है ये अगर आपको पता है, कीवर्ड्स आपके दिमाग में है, तो आप सोशल स्टडीज़ के पेपर में आउट ऑफ भी स्कोर कर सकते हो एकदम आराम से। एक छोटा सा एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिखाया है। ये एक बेसिकली इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, सीबीएसई बोर्ड में जो पूछा गया था, उसका एक आंसर शीट है टॉपर का, जिसका स्क्रीनशॉट है। अब यहाँ पे देखो इनकम टैक्स, अब यहाँ पे इनकम टैक्स, इंटरनल अफेयर रेगुलेशन, रिजर्वेशन, गवर्नमेंट सपोर्ट, ये सारे कीवर्ड्स हैं, ठीक है। इनको यहाँ पे लिखा गया है। उसके बाद ये सब हेडिंग के फॉर्मेट में लिखा गया है, ठीक है। किसके बेसिस पे? सब हेडिंग के फॉर्म में। अब यहाँ पे इनकम टैक्स, इंटरनल अफेयर रेगुलेशंस, रिजर्वेशन, गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट सपोर्ट, ये जो भी चीज़ें हैं ये कीवर्ड्स तो है बट सब हेडिंग के तौर पे लिखा गया है, उसको अंडरलाइन किया गया है क्योंकि वो सब हेडिंग है। उसके बाद उसका डिस्क्रिप्टिव कुछ लिखा गया है। जब भी टीचर्स पेपर्स को चेक कर रहे होते हैं तो डिस्क्रिप्टिव अपने अंदर क्या लिखा है उसको कम पढ़ा जाता है, उसको कम इंपॉर्टेंस दिया जाता है। बट ये जो आपने चीज़ें लिखी है इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। तो ये जो कीवर्ड्स है, इन्हीं कीवर्ड्स की मैं बात कर रहा था। और डिस्क्रिप्टिव लिखने की कला यानी कि किस तरह से पॉइंट वाइज अंदर जो भी लिखा है वो किस तरह से लिखा जाता है, कितने बढ़िया तरीके से लिखा जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये दो चीज़ें अगर आपको पता हो जाती है तो हिस्ट्री हो, सिविक्स हो, ज्योग्राफी हो या इकोनॉमिक्स हो, किसी भी मतलब ये चार में से किसी भी सब्जेक्ट में आप बढ़िया लिख सकते हो, एकदम प्रॉपर लिख सकते हो और पूरे के पूरे मार्क्स भी आपके आ सकते हैं। उसके बाद एक और चीज़ पे आपको ध्यान रखना है, PYQs और टीचर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सोशल स्टडीज में 80% ऑफ द सिलेबस या फिर 80% ऑफ द क्वेश्चंस, सॉरी 80% ऑफ द क्वेश्चंस जो है वो रिपीट होते हैं। अगर 80% ऑफ द क्वेश्चंस रिपीट होते हैं तो क्वेश्चंस का पूछने का तरीका चेंज हो सकता है, बट क्वेश्चंस 80% जो है वो रिपीट होते हैं, 20% ऑफ द क्वेश्चंस नए पूछे जाते हैं। बट ये जो 80% ऑफ द क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, अगर वो आप 80% भी बढ़िया तरीके से कर लेते हो तो समझ लीजिए आपका मार्क्स कितना बढ़िया आने वाला है। वैसे तो आपको पता ही है कितना पढ़ना है कितना नहीं पढ़ना है, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि 80% ऑफ द जो रिपीटेटिव मैं आपको बता रहा था वो आपके PYQ से कवर हो सकते हैं और जो टीचर्स के इंपॉर्टेंट दिए गए क्वेश्चंस हैं उससे कवर हो सकते हैं। PYQs हर एक जो गाइड होगा, रेफरेंस बुक होगा, उसमें दिया जाता है कि ये साल में ये पूछा गया है, कितने बार ये पूछा गया है, तो उससे आपको पता चलेगा कि ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। और उन PYQs को भी जब आप प्रैक्टिस करोगे, ये दो चीज़ों के साथ, कीवर्ड्स और डिस्क्रिप्टिव लिखने की कला के साथ जब आप प्रैक्टिस करोगे तो समझ लेना आपका SST जो है वो उड़ने वाला है। समझ में आ गया? लास्ट में बात करेंगे लैंग्वेजेस की। अब जैसे कि मुझे पता है कि 60 to 70% ऑफ द स्टूडेंट्स जो है वो लैंग्वेजेस को निगलेक्ट कर देंगे, लास्ट मोमेंट में पढ़ने की देखेंगे। अब लैंग्वेजेस की अगर बात करूँ तो लैंग्वेजेस में दो चीज़ें करना है। सबसे पहले तो ब्लूप्रिंट फाइंड आउट कीजिए लैंग्वेजेस की पेपर की। ब्लूप्रिंट होता क्या है? अब ब्लूप्रिंट यानी कि आपके स्कूल में जो हाफ ईयरली का पेपर सेट किया जाता है उसका फॉर्मेट, कितने क्वेश्चंस होते हैं, कितने मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं, कितने सेक्शंस होते हैं, ये जो ब्लूप्रिंट है इस ब्लूप्रिंट को फाइंड आउट कीजिए। हिंदी हो, मराठी हो, इंग्लिश हो, स्टेट बोर्ड हो, CBSE बोर्ड हो, किसी भी बोर्ड का कोई भी लैंग्वेज हो, आप ब्लूप्रिंट सबसे पहले फाइंड आउट कीजिए। ब्लूप्रिंट से आपको पता चल जाएगा कि इन्हीं चार चीज़ों पे आपको जो है वो क्वेश्चंस टोटली पूछे जाने वाले हैं, रीडिंग, ग्रामर, राइटिंग और लिटरेचर। अब आपको डिसाइड करना है कि देख भाई या फिर देख बहन, मेरे पास इतना लिमिटेड टाइम है, अब इस लिमिटेड टाइम में मैं ऐसी कौन सी चीज़ पढ़ के परफेक्ट कर सकती हूँ या परफेक्ट कर सकता हूँ। जैसे कि रीडिंग में अच्छा, मतलब रीडिंग सेक्शन में अच्छा करने के लिए, कॉम्प्रिहेंशन उनके क्वेश्चंस को बढ़िया करने के लिए मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, यानी कि मैं रीडिंग को प्रिपेयर कर सकती हूँ, तो इसको सिलेक्ट कर लो। ग्रामर की चीज़ें, कंसेप्ट को मैं पढ़ लूँगी यूट्यूब के वीडियो से, आर्टिकल से या फिर नोट्स से पढ़ लूँगी, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व कर लूँगी, वो भी हो जाएगा, तो ग्रामर को सिलेक्ट कर लो।
ठीक है। उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि भाई वैसे ही राइटिंग स्किल में ज़्यादा मार्क्स कटते हैं और राइटिंग स्किल की टॉपिक्स को प्रैक्टिस करने के लिए मेरे पास टाइम भी नहीं है, तो राइटिंग स्किल को छोड़ दो फिलहाल के लिए। फॉर एग्जांपल कह रहा हूँ लिटरेचर, अगर आपको पता है या फिर आपको अगर लग रहा है कि लिटरेचर तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, तो लिटरेचर को कंसिडर कर लो। जब आप इन 3 चीज़ों को भी कंसिडर कर लेते हो, रीडिंग, ग्रामर और लिटरेचर, तब भी आप बहुत बढ़िया करने वाले हो अपने पेपर में। इसका मतलब ये नहीं है कि राइटिंग सेक्शन का जो भी क्वेश्चन आता है आप उसको छोड़ के आओगे, नहीं। राइटिंग सेक्शन के क्वेश्चंस के अगर आपको फॉर्मेट पता है तो यू कैन अटेम्प्ट द क्वेश्चन। हालांकि उसमें आधा मार्क, 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क जो भी मिले, वो तो बोनस रहने वाला है। बट अगर आप इन 3 सेक्शंस में भी परफेक्ट हो जाते हो, तब भी आपका ओवरऑल पेपर बहुत बढ़िया जाने वाला है। इन चीज़ों पे ध्यान रखना है। इसी के साथ वीडियो की समाप्ति हमें यहाँ पर करनी होगी। वीडियो में जो कुछ भी समझाया होगा, आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर कीजिए, एक लाइक जरूर कीजिए। नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। हम मिलेंगे न्यू वीडियो में।